लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। इस सर्वे में 41,762 लोगों से बात की गई। 1 फरवरी से 10 मार्च के बीच सर्वे लोकसभा की सभी 543 सीटों पर किया गया। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से महज 2-4 दिन के भीतर होना तय मानिए आप। नेताओं के मन में क्या चल रहा है, राजनीतिक दलों ने क्या ठाना है, ये सब तो उनके घोषणा पत्र से आपके सामने आ जाएगा। लेकिन लोकतंत्र में, चुनावी राजनीति में जो सबसे बड़ा सवाल वो ये कि आखिरकार जनता के मन में क्या छिपा है। और आपको यही बताने के लिए, समझाने के लिए एबीपी न्यूज पर 2024 का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जो आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया है। हमने कल से ये सिलसिला शुरू किया, आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। कल आपने ओपिनियन पोल का पार्ट 1 देखा, जिसमें हमने आपको 8 राज्यों की 135 सीटों का पूरा हाल बता दिया। और ये जो आप टॉप बैंड देख रहे हैं ना, 543 लोकसभा सीटों में से 8 राज्यों की 135 सीटों का ब्रेकअप कल के ओपिनियन पोल के आंकड़े में जो सामने आया है, उसमें एनडीए 71 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए, इंडिया गठबंधन 64 सीटों पर अटका हुआ। हालांकि एनडीए इंडिया से आगे है, लेकिन फासला अभी तक तो बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए सवाल यह है कि अभी आगे और क्या होने वाला है। कि 2024 चुनाव में मोदी की हैट्रिक लगने वाली है या फिर इंडिया गठबंधन कहीं कोई कमाल करने जा रहा है। 2024 में आखिर क्या होने वाला है? क्या 2024 में 2004 की तरह इंडिया शाइनिंग वाला जो हाल बीजेपी का हुआ था वो होने वाला है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ विरोधियों के मन के ख्वाब बनकर रह जाएगा और मोदी जो है वो बड़ा रिकॉर्ड बनाते चले जाएंगे। और ऐसे में हमने जो कल राज्य आपको दिखाए और उनसे जो तस्वीर उभरी, 8 राज्य, एक एक कर उनका आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। शुरुआत करती हूं मैं जम्मू कश्मीर से। 5 लोकसभा सीटें जम्मू कश्मीर में जो आती हैं, इसमें कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मतलब जम्मू रीजन की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में, कश्मीर रीजन की तीनों सीटें जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दी। लद्दाख की 1 लोकसभा सीट है और इस 1 लोकसभा सीट पर 2014, 2019 की तरह 2024 में भी बीजेपी अपनी पकड़ बरकरार रखेगी। यह ओपिनियन पोल का आंकड़ा आपने कल देखा। हिमाचल प्रदेश में 2014, 2019 की तरह 2024 में भी बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। 4 की 4 हिमाचल की सीटें बीजेपी के खाते में और इसी तरीके से 5 की 5 उत्तराखंड की सीटें 14 और 19 की तरह 24 में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। यह तस्वीर उभर कर आई। क्लीन स्वीप वाली तस्वीर बीजेपी के लिए गुजरात, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, वहां पर भी सामने आई। और यह आंकड़ा जाहिर सी बात है किसी को हैरान नहीं करता। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी गुजरात में बीजेपी को मिली थी बंपर जीत, 26 की 26 गुजरात की सीटें बीजेपी के खाते में। राजस्थान में फिर से क्लीन स्वीप, 25 की 25 राजस्थान की लोकसभा सीटें 2024 में भी बीजेपी के खाते में जाना तय माना जा रहा है। ओपिनियन पोल का यह आंकड़ा हमने आपको कल दिखाया था। केरल में कांग्रेस की बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। केरल 20 लोकसभा सीटें और कांग्रेस गठबंधन जो 2019 में 20 में से 19 सीटें जीता था, इस बार 2024 में वो 1 सीट भी कांग्रेस गठबंधन के खाते में वापस आती हुई 20 की 20 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई। और तमिलनाडु, जहां पर पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास फोकस रहा है, वहां बीजेपी की उम्मीदों पर पानी इस रूप में फिरता हुआ नजर आया कि तमिलनाडु की 39 सीटों में से 1 भी सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में नहीं जा रही। एआईएडीएमके भी 0 और डीएमके गठबंधन, इंडिया गठबंधन सारी 39 सीटें तमिलनाडु में जीत रहा है। और हरियाणा, जहां बड़ा जबरदस्त उलटफेर हुआ, कल तो मुख्यमंत्री भी बदल गए, आज तो नायब सिंह सैनी ने प्रस्ताव विश्वास मत जो है वो भी पास कर लिया अपनी सरकार के लिए, पहली जीत भी मिल गई। हरियाणा में 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को 2 सीट का नुकसान जरूर होता हुआ नजर आया। तो सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, और तैयार हैं हम आज भी आपको ये बताने के लिए कि कहां किस तरह से जनता का मूड क्या संदेश दे रहा है। और इस वक्त जो आप मेरे आसपास देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ राहुल गांधी, और मोदी मोदी के नारे, कहीं राहुल गांधी के भी पक्ष पे नारेबाजी होती है क्योंकि अपनी बात लेकर अपने चुनावी वादों के साथ लोग पहुंच रहे हैं, दोनों ही नेता जनता के बीच। लेकिन जनता किस पर भरोसा कर रही है, क्या सोच रही है किसके बारे में, आखिर इस बार 2024 के चुनावों में क्या होने वाला है? ये देखिए आपके सामने असम
असम, जहां 14 सीटों का सवाल है और 45% वोट शेयर यहां पर जो है वो एनडीए को जाता दिख रहा है। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 38% वोट शेयर इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकता है। 13% यहां पर एआईयूडीएफ के खाते में जाता दिख रहा है और 4% अन्य के खाते में। लेकिन बढ़त बनाते हुए यहां पर एनडीए दिखाई दे रही है। असम की 14 सीट, जिसका 45% वोट शेयर एनडीए के खाते में। रोमाना, तो ये आंकड़ा सामने आ गया है, वोट शेयर का ये आंकड़ा है। 24 लोकसभा चुनाव में 45% वोट शेयर एनडीए के खाते में जाता हुआ, इंडिया गठबंधन के खाते में 38% वोट शेयर जाता हुआ। अब ये वोट शेयर जो है वो सीटों के लिहाज से किस रूप में कन्वर्ट होगा, इसके लिए दोबारा शीरीन का रुख करेंगे। लेकिन पहले मैं आपका परिचय करा देती हूं। ये ओपिनियन पोल के जो आंकड़े अब आपके सामने आएंगे, इन आंकड़ों के सटीक विश्लेषण के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है खास मेहमानों का पैनल। और इसी पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन पहले वो नंबर जानने के लिए, 14 लोकसभा सीटें असम की, वोट शेयर आपने देख लिया किस तरीके से एनडीए बढ़त बनाए हुए वोट शेयर के मामले में इंडिया गठबंधन पर, सीटों के लिहाज से नंबर कैसे कन्वर्ट हो रहा है, जानते हैं शीरीन से। शीरीन, बिल्कुल रोमाना, आप जरा देखिए, तो वोट शेयर की बात हो गई, ये सीटों में कैसे बदलता है, किसको कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं इस सर्वे के मुताबिक, ये जल्दी से हम अपने दर्शकों को बताएंगे। क्योंकि 14 सीटें हैं असम की। पूर्वोत्तर पर निगाह बीजेपी की भी रही है, तो बीजेपी पर भरोसा यानी कि एनडीए पर कितना भरोसा, फिलहाल अब वो सीटों के लिहाज से अपने दर्शकों को बताने का वक्त आ गया है। 14 सीटों में से कितनी सीटें कौन से दल, कौन से गठबंधन के पास। तो देखिए, 12 सीटें एनडीए को मिलती दिख रही है। इंडिया गठबंधन को महज 2 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। एआईयूडीएफ और अन्य दोनों का खाता भी नहीं खुलता दिखाई दे रहा है यहां, यानी कि 12 सीटों के साथ यहां पर एनडीए आगे दिखाई दे रही है। 14 में से 12 सीटें एनडीए को। रोमाना, ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा आंकड़ा है। असम के अंदर एक तरीके से एनडीए जो है वो बड़ी बढ़त बनाता हुआ असम की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 12 लोकसभा सीटें जा रही हैं। असम में इंडिया गठबंधन महज 2 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर एआईयूडीएफ, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, जो लगातार असम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही है, 2024 लोकसभा चुनाव में एआईयूडीएफ का खाता भी नहीं खुल रहा। बीजेपी की तरफ से हालांकि दावा यह किया जा रहा था देवान जी कि हम 11 वो खुद लड़ रहे हैं, 3 उन्होंने सहयोगियों के लिए छोड़ी है। इस बार 2019 में जो 9 सीटें मिली थी उससे बेहतर करेंगे, लेकिन मामला आकर वहीं 12 पर रुक रहा है। वो इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल से जो इंडिया है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के 2 स्ट्रांग कैंडिडेट हैं इसमें। एक तो है गौरव गोगोई और दूसरे हैं ये बोर्दोलई, प्रद्युत बोर्दोलई। ये पुराने एक वो वर्कर हैं, अपनी की फॉलोइंग है और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नौगांव में ही रखी गई है प्रद्युत बोर्दोलई की, जबकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज हुई है गौरव गोगोई की। जी, तो इनका कुछ चांस है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई और कांग्रेस में, या इवन बदरुद्दीन अजमल जो अपनी सीट अगर निकाल पाएंगे दुबरी से, वो बहुत बड़ी बात होगी। वो नहीं निकल रही है। ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये बता रहा है कि बदरुद्दीन अजमल भी अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। पिछली बार बीजेपी ने जो 9 सीटें जीती थी, इस बार एनडीए वो बेहतर करता हुआ 12 तक पहुंच रहा है। अभय सर, देखिए, ये जो सर्वेक्षण है ये सीए लागू होने से पहले का है, और सीए लागू होने का असम की राजनीति के ऊपर कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ रहा है, और वो असर हम लोग देख भी रहे हैं। वहाँ पर सीए के खिलाफ जैसे आंसू है, आज अखबारों में बड़ी तस्वीर छपी है, वो सब लोग मशालें लेके काफ़ी विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरे कुछ संगठन भी उसके खिलाफ सीए को जला रहे हैं। तो वो असर किस तरीके से असम की राजनीति को प्रभावित करता है, कहाँ तक वो असर जाएगा, हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार उससे कैसे निपटने के तौर तरीके वो खोज रहे हैं। वो लोग, पुलिस जो है बहुत सारे आंदोलनकारियों से बॉन्ड भरवा रही है, और कई तरीके अपनाए जा रहे हैं उससे निपटने के। तो विपक्षी दल उसको किस तरीके से उसमें हस्तक्षेप करते हैं, इन तमाम बातों से पता चल लगेगा कि ये आंकड़ा जो है कितना प्रभावित होता है। आप ये कह रहे हैं कि अभी का आंकड़ा ये है, लेकिन मत भूलिए कि जब ये सर्वे हुआ उसके बाद सीए को लेकर जिस तरीके की नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी की गई, नॉर्थ ईस्ट में, असम के अंदर, प्रदीप जी आपको लगता है बीजेपी को भारी पड़ सकती है? नहीं, बिल्कुल पड़ सकता है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि बीजेपी अपना केस किस तरह से प्रेजेंट करती है लोगों के सामने। सीए लागू होने के बाद असम में उसका क्या असर होगा, ये बीजेपी को अंदाज़ा नहीं था, ऐसा नहीं कह सकते। उनकी तैयारी पहले से थी, उनको मालूम था कि किस तरह का रिएक्शन होगा। उससे निपटने के लिए बीजेपी की संगठन के स्तर पर क्या तैयारी है, सरकार की तैयारी तो अलग हो गई, संगठन के स्तर पर क्या तैयारी है, उसका कितना असर लोगों पर हुआ है, अपनी बात को कितना समझा पाते हैं, विपक्ष अपनी बात को
कितना प्रभावी ढंग से समझा पाता है, ये दोनों चीजें तय करेंगी कि सीट जो ओपिनियन पोल में सीटें आ रही हैं उतनी ही रहेंगी या उसमें कोई बदलाव आएगा। विपक्ष अपनी बात को कितने अच्छे से समझा पाता है। और नहीं भूलना चाहिए, असम के लिए 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया गया। और अरविंद केजरीवाल आज मीडिया के सामने आए और सीएए, केंद्र सरकार हमारे बच्चों का हक मारकर ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है, बीजेपी वोट बैंक की गंदी राजनीति कर रही है, ये तमाम आरोप लगाकर चले गए। विजय जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है। केजरीवाल साहब आज बहुत सीए पर लगातार बोलते रहे और उन्होंने कहा कि किस तरह से नुकसान कर रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ वोट परसेंटेज को देखें तो 6% वोट आपका बढ़ रहा है पिछले बार के मुकाबले में। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को यानी मतलब एनडीए को 39% वोट था और कांग्रेस को 36 था, जो अब 45% हो रहा है, तो 6% आप इजाफा दिखा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात वही है कि ये जो आपका सर्वे है वो सीए से पहले हुआ और सीए का खासतौर से 2 राज्यों पर बड़ा असर पड़ने वाला है, वेस्ट बंगाल और असम। वेस्ट बंगाल में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। असम में उसका नुकसान हो सकता है और इसलिए मैं बदरुद्दीन साहब की जो धुबरी वाली सीट है उसको भी आपको देखना चाहिए कि वो किस तरह से पोलराइज कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, और कांग्रेस भी कैसे इजाफा कर पाती है, क्योंकि 2% बड़ा है। लेकिन यदि वहां पर सीए का असर आया और भारतीय जनता पार्टी उसको कैसे देख रही है, हिमंत बिस्वा शर्मा तो बहुत एग्रेसिव तरीके से सारे कैंपेन को चला रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है और एनडीए के खेमे से ही आ रही है, बिहार को लेकर आ रही है। खबर ये आई है बिहार में बीजेपी से चिराग पासवान का गठबंधन फाइनल हो गया है। देखिए, जो अभी तक कहा जा रहा था कि चिराग पासवान, एलजेपी रामविलास, क्या उसका बीजेपी के साथ जो गठबंधन है वो खटाई में पड़ने जा रहा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। गठबंधन चिराग पासवान का बीजेपी के साथ फाइनल हो गया है। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष के साथ मुलाकात करने के बाद चिराग की तरफ से खुद सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करके जानकारी दी गई है कि सही समय पर पूरी सूचना उनकी तरफ से दी जाएगी। मतलब सीट शेयरिंग को लेकर हालांकि फॉर्मूला अभी भी क्लियर नहीं है। अभय जी, देखिए, तभी तो वो कह रहे हैं कि सही समय पर सूचना दी जाएगी। अब सही समय कब आएगा, ये तो बहुत दिलचस्प किस्म का बयान है। लेकिन अगर मगर वो बट लेकिन जो लगाए जा रहे थे, जब तक ठीक से ठोस रूप में, आंकड़ों के रूप में दोनों पक्षों से सूचना न दे दी जाए, तब तक इस प्रकार का कोई भी दावा के अंतिम रूप ले लिया है। देखिए, बिहार की राजनीति इतनी, रोमाना, बिहार की राजनीति इतनी पेचीदा है कि जब वो अंतिम रूप ले लेंगे उसके बाद भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। देखिए, जब चिराग पासवान के पास कुछ नहीं बचा था तब भी वो एनडीए के साथ थे और आज फिर मतलब उनके एनडीए से इंडिया गठबंधन की तरफ जाने की संभावना बहुत कम है। मतलब राजनीति में तो जब कुछ हो सकता है, और बिहार में तो हर सुबह कुछ होता है, शाम को कौन भूला घर लौट आता है पता नहीं, और घर कौन सा होता है ये भी नहीं पता होता है, कब कौन सा घर बदल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ ही रहेंगे, क्योंकि वो बिना सत्ता संगठन के नहीं रह सकते और उनको पता है कि उनका संगठन पहले ही 6 से 1 एमपी उनका रह गया है, विधानसभा में उनके पास कोई सीट नहीं है, तो जरूरी है कि वो बीजेपी के साथ रहकर वो हाजीपुर वाली लोकसभा सीट जिसको लेकर 5 सीटों का मुझे लग रहा है कि पासवान की तरफ एलजेपी को 5 सीटों की बात हो रही है। पशुपति पारस को बना लिया गया है बीजेपी की तरफ से, और क्या चिराग पासवान ही उस सीट पर दावेदार के तौर पर आगे नजर आएंगे? क्योंकि इतना तो तय है कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ रहने वाले हैं, एनडीए के साथ रहने वाले हैं। असम की 14 लोकसभा सीटें हैं और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नतीजों के हिसाब से जो अनुमान यहां पर लग रहा है सी वोटर के सर्वे के जरिए, उसके मुताबिक 14 में से 12 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। सिर्फ 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। एआईयूडीएफ जो एक बड़ी पॉलिटिकल पावर के तौर पर असम में उभरता रहा है, कम से कम अपनी 1 सीट धुबरी वाली वो बदरुद्दीन अजमल निकालते रहे हैं, वो भी इस बार उनके हाथ से निकल रही है। लेकिन सवाल यहां पर ये होता है, देवान साहब के पास एक बार फिर से चलते हैं सर, यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी कुछ कमाल नहीं कर पा रहे? जी, आम आदमी पार्टी देखिए क्यों लड़ रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। वो मिजोरम में भी लड़े थे, उनके 4 कैंडिडेट थे असेंबली में, चारों की जमानत जो है दे फोरफिटेड। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी का कोई वहाँ सिक्का है। वो मेरे ख्याल से अपना वोट शेयर पूरा बढ़ाने के लिए पूरे देश में इलेक्शन उसके लिए लड़ रहे हैं, वो कुछ वो नहीं है। मेरे साथ 2 इस वक्त जो राजनीतिक मेहमान है वो भी जुड़े हुए हैं, जरा जल्दी से उनका रुख करते हैं। प्रत्युष कांत साहब है हमारे साथ, प्रवक्ता है बीजेपी के, और साथ ही अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। मुझे लगता है अजय उपाध्याय जी के पास चलते हैं। सर, थोड़ा क्लैरिटी दीजिए ना, जो बात यहाँ पर देवान साहब कह रहे थे कि साहब उनको समझ में नहीं आ रहा है आम आदमी पार्टी असम में क्या कर रही है, कांग्रेस समझ गई है क्या आम आदमी पार्टी असम में क्या कर रही है? असम में आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, जिसमें से एक गुवाहाटी की सीट, और उस सीट पर आप लोगों ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है।
साथ हैं कांग्रेस आम आदमी पार्टी असम में या नहीं? हमारा दिल्ली के लोकसभा को संदर्भ में जो भी है अलायंस है, और उस अलायंस पर हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। बाकी जगहों पर वो क्या कर रहे हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन आपने जो असम का जो अभी दृष्टांत यहाँ दिखाया पूरी तरह से, और जो आपका सर्वे है, मुझे लगता है कि जिस तरह से पूर्वोत्तर ओवरऑल, और असम की बात मैं स्पेशली करूँ, वहाँ की संस्कृति, सभ्यता और समाज और परिवार पर जिस तरह प्रहार लगातार हुआ है, और पूरा प्रदेश और पूरा पूर्वोत्तर के लोग देख रहे हैं इस बात को। ऐसा नहीं है कि पूर्वोत्तर अपने आप में असम जो है अलग है, असम मणिपुर से भी, मेघालय से भी, और मिजोरम के सभ्यता और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। मणिपुर के असर जो है उन सभी राज्यों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखेंगे। क्या मणिपुर का क्या असर? दूसरी बात, लगता है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है इसका चुनावी खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? 100%। दूसरी बात पहली बात पर ही आते हैं ना सर, जो बात आपने कही है जल्दी से उस पर एक रिएक्शन लेते हैं। प्रत्युष जी हमारे साथ मौजूद है। प्रत्युष जी पहले इस पर जवाब दे दीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगी सर चर्चा। अच्छा लीजिए 10 सेकंड लीजिए। दूसरी बात, असम में जो हमारी राहुल जी की जो अभी यात्रा हो रही है, 6 लोकसभा से हम गुजरे हैं, जोरहट में, लखीमपुर, सोनीपुर और नौगांव और काजीरंगा जो नया अभी लोकसभा का जो, और बारपेटा में भी। इन सारे क्षेत्रों में जाने के बाद हम लोगों को समझ में आया है कि फील्ड में क्या है और सच्चाई जो मीडिया में दिखता है वो क्या है। मुझे लगता है सर्वे ठीक है, आपके सर्वे पर प्रश्न नहीं लगाऊंगा। पिछली बार जब पुलवामा का इतना बड़ा मामला था और जिस तरह से माहौल बना था, उस समय भी भाजपा को मात्र 36% ही वोट आए थे। इस बार तो ना वहाँ डबल इंजन की सरकार और जो काम कर रही है पूरा देश देख रहा है, पूर्वोत्तर के विकास में और पूर्वोत्तर के शांति के लिए क्या किया। प्रत्युष जी प्लीज आइए। एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, और एक बहुत बड़ा पॉइंट असम में मिस कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में मिस कर रहे हैं, डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का मीनिंग है कि जो हर घर में जल आया है, शौचालय आया है, बिजली आया है। प्राइम मिनिस्टर पहला बार भारत में कोई प्रधानमंत्री था जो 50 बार से ऊपर नॉर्थ ईस्ट गए हैं। जो डेवलपमेंट वर्क हुआ है वहाँ पे, उसको किसी भी एक्सपर्ट ने नहीं बोला। आसाम में जो आपका जो ये दिखा रहा है, मुझे लगता है क्लीन स्वीप करेंगे हम लोग वहाँ पे। उसका रीज़न ये है कि इतना काम हुआ है। वो हीरा जो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोजेक्ट जो है हीरा का, कि हाईवे, इंटरनेट, वाटरवेज, इसकी जो कनेक्टिविटी बन रही है, हाईवे, रेलवे, और किस तरह से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा जा रहा है। 2013-14 में से 250% का जंप है मिनिस्ट्री ऑफ डोनर का। आप लोग इस बात को देख ही नहीं रहे हैं कि डेवलपमेंट भी एक इशू है। आप अभी भी वही रिलीजन और कास्ट इसके ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। ये जो आपको आ रहा है हर साल जो इंप्रूव हो रहा है हर इलेक्शन में, वो इसलिए हो रहा है कि डेवलपमेंट हुआ है। प्रधानमंत्री का जो स्पेशल फोकस है, आप नहीं देख पा रहे हैं कि दरअसल वो विकास की गंगा जो बह रही है पूर्वोत्तर में, उसी की वजह से ये उछाल जो आप कह रहे हैं ना, पुलवामा के दौरान आपने बताया कि देखिए ना किस तरीके से वोट शेयर जो है वो 39% था, और इस बार तो वो फैक्टर भी नहीं, आप लोग 45% दिखा रहे हैं। पिछली बार 8% हमारी जो वोट शेयर बढ़ी थी, और इस बार जो आप 38 दिखा रही हैं, मिनिमम हमको 43 से 44% वहाँ वोट शेयर मिल रहा है, जो हम लोगों का अपना सर्वे है। और भाजपा जो है जस्ट ये जो आपका आंकड़ा है जस्ट अपोजिट होगा। दूसरी बात, विकास की गंगा के साथ यदि कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, तो क्या वो विकास की गंगा है जो मणिपुर में देखा लोगों ने? क्या वो विकास की गंगा है जिस तरह से वहाँ लगातार डिक्टेटरशिप चल रही है, जिस तरह 2 डबल इंजन के सरकार होने के बाद आम लोगों के साथ जो हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं? यदि वो विकास है तो वैसे विकास अब पूर्वोत्तर को नहीं चाहिए। पूर्वोत्तर के लोग ये समझ रहे हैं और वो जानते हैं, समय पर आपको जवाब देंगे, भाजपा को भी जवाब देंगे। और वहां जिस तरह से एन बीरेंद्र सिंह का जो दोहरा चरित्र दिखा है, मोदी जी उस पर एक शब्द नहीं बोल पाए हैं। पूरा पूर्वोत्तर जो है इससे प्रभावित है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों का सबसे सटीक अनुमान एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद, सबसे बड़े ओपिनियन पोल में। असम का आंकड़ा मैंने आपको दिखाया, जहां 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 12, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। आगे पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की 11 सीटों का भी पूरा हिसाब किताब आपके सामने होगा, लेकिन पहले आपको असम लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित से, ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है ओपिनियन पोल का असम को लेकर, इस पर लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि सीए एक नया फैक्टर हो सकता है, क्या वो काउंट इन कर रहे हैं आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं? अंकित जी बिल्कुल, इस वक्त जो है सुबह से ही हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अब हम सीधे आम जनता से ही जान लेते हैं। यहाँ पर जो है हम एक मार्केट में मौजूद हैं। ये बताइए, हम लोगों के जो एबीपी न्यूज़ ने ओपिनियन पोल किया उसमें आ रहा है कि पिछली बार जो है जहाँ बीजेपी 9 पर थी, इस बार के चुनावों में 12 सीटें जीत सकती है। आपका क्या मानना है? असम में
12 सीटें जीत सकता है। हाँ, आपको लग रहा है पिछली बार से बेहतर करेगी बीजेपी? पिछली बार से बेहतर करेगी तो नहीं लग रहा है, लेकिन 12 सीट आ सकता है, लेकिन 2 सीट तो बाहर में जाएगा जरूर। हाँ, और अभी तो जो सीए को लेकर भी प्रोटेस्ट यहाँ शुरू हुआ है, क्या वो भी एक फैक्टर हो सकता है क्या? वही फैक्टर अभी हो सकता है, मतलब ये 24 में नहीं होगा, इस बार इलेक्शन में नहीं होगा, लेकिन इसका फर्क 26 में जरूर पड़ेगा। 26 यानी कि विधानसभा चुनावों में। आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए कि ओपिनियन पोल में जो आ रहा है कि 14 में से 12 सीटें आसाम में बीजेपी जीत सकती है, आपका क्या मानना है? क्या आपको ऐसा लग रहा है या नहीं इत्तेफाक रखते? हो सकता है। क्यों हो सकता है, वजह क्या हो सकता है आपके हिसाब से? अभी ये जो सीए को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या वो भी एक फैक्टर हो सकता है? नहीं, वो बात नहीं, काम तो ठीक ही चल रहा है ना बीजेपी की तरफ से, इसलिए। हाँ। तो और भी कुछ लोगों से बात करता हूँ, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आसाम की 14 में से 12 सीटें बीजेपी जीत सकती है, आपको ऐसा लगता है? जीत सकता था, लेकिन सीए के बारे में वो लोग का माइनस पॉइंट हो गया। वो माइनस हो गया है? माइनस पॉइंट हो गया। सरकार तो कह रही है वो तो नागरिकता देने वाला कानून है, विरोध क्यों हो रहा है? विरोध तो नहीं हुआ, लेकिन वो लोग सीए इलेक्शन का पहले डिक्लेयर देना नहीं चाहिए था। वो इलेक्शन का बाद में डिक्लेयर देने से वो लोग का प्लस पॉइंट आता था। अच्छा, अब मैडम आप कह रहे हैं कि पहले जो है, मैडम आप लोगों से जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए हैं, वोट तो करते होंगे, बीजेपी की परफॉर्मेंस क्या पिछले चुनावों से बेहतर आपको होती दिख रही है क्या? आप जो शॉपिंग भी कर रहे हैं, ये बताइए पिछली बार से बेहतर बीजेपी परफॉर्मेंस कर रही है क्या, आपको लग रहा है ऐसा? पॉलिटिक्स इंटरेस्ट नहीं है। कुछ और लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि हम इस वक्त यहाँ पर एक दुकान, आपसे जानना चाहूंगा, एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल में आया है कि 14 में से 12 सीटें आसाम में जीत सकती है बीजेपी, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी लगता है। आपको लगता है, क्यों, वजह क्या है? ना अच्छा है, ठीक है। लेकिन सीए को लेकर भी यहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो गया, हमने देखा कई जगहों पर। ये तो मालूम नहीं, लेकिन आपको लगता है पिछली बार से बेहतर करेगी? कुछ और लोगों से रोमाना हम कोशिश करते हैं, बात करें महिलाओं का जो है, क्योंकि ओपिनियन यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। कुछ और भी महिलाएं भी हम कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए एबीपी, आप अपनी दुकान पे पहुंचिए, लेकिन ये बताइए कि एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल में जो आया है कि 14 में से 12 सीटें बीजेपी जीत सकती है, आपको ऐसा लग रहा है क्या? बीजेपी जीतेगा ही, हमको तो जीतेगा, क्या लग रहा है? लग रहा है बीजेपी जीतेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ओपिनियन पोल में आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, अभी हालांकि सैंपल बहुत ही छोटा था, लेकिन फिर भी अंकित गुप्ता ने जितने लोगों से बात की है, ज्यादातर लोग उनमें से सहमत इस ओपिनियन पोल के आंकड़े के साथ नजर आ रहे हैं। हाँ, एक दो लोगों की तरफ से सीए वाला फैक्टर जो है उसको लेकर भी अपनी बात रखी जा रही है। बात अरुणाचल की करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में आखिर क्या इस वक्त जनता का मूड है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर रहे हैं वो, या फिर विपक्ष राहुल गांधी जो कहते हैं, या विपक्ष के दूसरे नेता जो कहते हैं, उन पर उन्हें यकीन होता है? अरुणाचल प्रदेश इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश की पूरी तस्वीर आपके सामने हम रखेंगे और बताएंगे कि आखिर वहां पर किसके खाते में क्या वोट शेयर जाता दिख रहा है। तो देखिए, 61% वोट शेयर एनडीए के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन दूसरे नंबर पर 32% वोट शेयर के साथ, और अन्य के खाते में 7% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। तो ये 2 सीटों का पूरा हाल, 61% एनडीए के पास वोट शेयर जाता हुआ। रोमाना, तो ये बड़ा आंकड़ा है, बड़ा फासला है, और यहां पर भी अरुणाचल प्रदेश में आप देखिए किस तरीके से, तो यहां जो फासला है वो करीब करीब दुगना एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। ऐसे में सीटों के लिहाज से 2 सीटें आती हैं लोकसभा की अरुणाचल प्रदेश से, वो भी आपको दिखा देंगे कौन सी सीट किसके खाते में जा रही है। लेकिन पहले ये जो वोट परसेंटेज वाला आंकड़ा आया है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में, उन्हीं से एक रिएक्शन लेते हैं। दिबांग, देखिए, ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आंकड़ा करीब करीब ऐसा ही होगा, और इसमें जो किरण रिजिजू चुनाव लड़ते हैं वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट के ही नहीं पूरे देश के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे हैं, तो उनकी जीत एक तरीके से पक्की मानी जा रही है। लेकिन आसाम पे जो बात हो रही थी, मुझे लगता है कि ये यहाँ समझना ज़रूरी है कि जब एनआरसी की लिस्ट आई, उसमें करीब 19 लाख लोग बांग्लादेशी रह गए, उसमें हिंदू बांग्लादेशी जो थे वो बड़ी संख्या में रहे, 16 लाख को विदेशी वहाँ घोषित किया गया। उसके बाद फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में उनके खिलाफ मुकदमे और चल रहे हैं, और वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। इसमें अब कोशिश ये की गई कि सीए के जरिए उनको भारत में भारतीय नागरिकता दिलवा दी जाए। लेकिन अगर आप असम में देखें तो 1960 से जो असम में विरोध हो रहा है वो बांग्लादेशियों का हो रहा है, और ये समझा जा रहा है कि शरणार्थी नहीं, इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं। यानी जो बंगाली बोलता है वो हमें असम में नहीं चाहिए, उसमें हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, और इसीलिए ये एक बड़ी बात हो रही है। आप देखिए, असम अकॉर्ड हुआ 1985 में, उसमें ये बात कही गई कि 1971 के बाद जो भी आएगा उसको बाहरी माना जाएगा।
ये जो लागू किया गया वो अब 2014 पर आ गई है वो तारीख। तो ये मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि मुश्किल पैदा करेंगे बीजेपी को, बताने के लिए बहुत हैं कि भाई जो लोग जिन पे फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में मुकदमा चल रहा है क्या वो सीए का लाभ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो ये एक मामला है जो वहां अभी खुलेगा, विपक्ष वहां और देखना होगा कि खुलेगा तो किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाएगा। और इस बीच वो मुद्दा, एक तो सीए एनआरसी वाला ये मुद्दा कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर में इसका किसी न किसी रूप में असर देखने के लिए मिल सकता है क्या या नहीं मिल सकता है। मणिपुर की हिंसा का मामला जो बार बार उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, जिसके जरिए केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की घेराबंदी की जा रही है, ऐसे में मणिपुर का चुनावी मिजाज क्या निकलकर सामने आ रहा है। ओपिनियन पोल का आंकड़ा, वोट परसेंटेज वाला मणिपुर का क्या है, जानने के लिए फिर आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, पूर्वोत्तर राज्यों की बात आज हम कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि आखिर कौन से राज्य में क्या दिखाई दे रहा है। जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश इस सर्वे में हमने की है और यही हम आज बता रहे हैं। आप देखिए, जिस तरीके से हमने असम की बात कर ली, अरुणाचल प्रदेश की बात कर ली, अब बात यहाँ मणिपुर की होगी। मणिपुर, क्योंकि वहां चर्चा जिस तरह से बीते दिनों काफी हुई, इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मणिपुर राज्य हो जाता है। यहाँ पर क्या बदलाव नजर आ रहा है, और ये देखिए वोट शेयर, 2 सीटें और 2 सीटों का ये वोट शेयर किससे कितना, 50%, 50% एनडीए को जाता हुआ वोट शेयर दिखाई दे रहा है और 34% वोट शेयर यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकता है और 16% अन्य के कब्जे में, लेकिन 50% एनडीए के खाते में मणिपुर का ये पूरा लेखा जोखा। रोमाना, 50% वोट शेयर, एनडीए 50% वोट शेयर के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में 34% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें और 2019 लोकसभा चुनाव की बात अगर की जाए तो एक पर खुद बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और दूसरी सीट पर बीजेपी के सहयोगी ने जीत दर्ज की थी। इस बार मणिपुर, जिसकी हिंसा को लेकर सुर्खियां देश भर में बनी, दुनिया में भी बनी, उसके बावजूद यहां पर मणिपुर में एनडीए को कोई बड़ा धक्का वोट शेयर में तो लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सीटों के लिहाज से इन आंकड़ों को कन्वर्ट किया जाए तो फिर पूर्वोत्तर के ये 7 राज्य, असम की बात हम कर चुके हैं, ये 7 राज्य जिनकी कुल 11 सीटें हैं और इन 11 लोकसभा सीटों में एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, क्या है पूरी पॉलिटिकल पिक्चर, जानने के लिए आंकड़ा सीधे लेकर चलते हैं डेटा सेंटर शीरीन के पास। बिल्कुल सही कहा आपने रोमाना, ये पूर्वोत्तर के तमाम राज्य और इनकी ये 11 सीटें और ये महत्वपूर्ण हो जाती है हार जीत का फासला तय करने में, और इसीलिए इन 11 सीटों की तस्वीर किस तरह से जनता साफ कर रही है इस सर्वे में, कौन सा जो राज्य है वहां कितनी सीटें किसको मिलती दिखाई दे रही हैं, ये हम लगातार वोट शेयर भी बता चुके हैं अपने दर्शकों को। अब जल्दी से ये सीटों में किस तरह से कन्वर्ट होती हैं, तो ये देखिए 9 पर यहां एनडीए कब्जा कर सकती है और 1 सीट यहां जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई और 1 अन्य के खाते में। तो यहां सबसे पहले और 9 सीटों के साथ बड़ा गठबंधन एनडीए जो उभरता हुआ पूर्वोत्तर के ये राज्य और इनकी ये 11 सीटें, जिनमें से 9 पर एनडीए जीत दर्ज कर सकती है। सीधे सीधे ये बड़ी जीत और एनडीए को यहां फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जोबाना, बिल्कुल, तो असम के अलावा ये पूर्वोत्तर के जो अन्य 7 राज्य हैं और उनकी 11 लोकसभा सीटें हैं, उसका ये आंकड़ा आपने देखा, जिसमें 11 में से 9 एनडीए के खाते में जा रही हैं, 1 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो कमोबेश ये एनडीए को उसी रूप में फायदा 2024 में मिलने का अनुमान जिस तरीके से 2019 में मिला था, मतलब सीए एनआरसी वाला मुद्दा हो, मतलब मणिपुर हिंसा वाला मुद्दा हो, मतलब कोई मुद्दा, और उस मुद्दे के जरिए केंद्र सरकार की तो कम से कम घेराबंदी नहीं हो रही है। प्रदीप जी, जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया है इनका असर असल में देखना हो तो विधानसभा चुनाव के समय देखने को मिलेगा। ये लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है, नेशनल इलेक्शन है, और हमको नॉर्थ ईस्ट की बात करते हुए ये भूलना नहीं चाहिए जो अभी दीपक जी कह रहे थे, प्रत्युष जी कह रहे थे, प्रत्युष जी कह रहे थे, हाँ, कि डेवलपमेंट का जो पहले जिस तरह से पैसा जाता था और उसका इस्तेमाल नहीं होता था, अब जिस तरह से पैसा जा रहा है, जो डेवलपमेंट का, कनेक्टिविटी की बात कर लें आप, रेल की बात करें, रोड की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, उसके अलावा और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो ज़मीन पर दिखाई दे रहा है, ये केवल मतलब जो सत्तारूढ़ दल है उसके दावे की बात नहीं है, जो लोगों को दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई देने वाला फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका असर जो है आपको ये जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, अगर ऐसे ही
नतीजे में बदलते हैं ये, तो उसका असर आपको जो है दिखाई देगा। सर, विकास की आप जो बात कर रहे हैं कि विकास होता हुआ नजर आ रहा है, और विकास कौन कर रहा है ये चेहरे भी वहां पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर मैं एक आंकड़ा बताऊं यहां पर दर्शकों को, पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर भारत में 60 दौरे कर चुके हैं। पिछले 9 साल में केंद्र सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके 400 से ज्यादा दौरे पूर्वोत्तर भारत में हो चुके हैं। मतलब ये बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी, और उसी का एक तरीके से ये फायदा कह लीजिए आप, ये डिविडेंड कह लीजिए आप, जो 24 चुनाव में बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। विजय जी, पिछले में यदि देखा जाए, पिछले 10 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी के लिए नॉर्थ ईस्ट का कोई हिस्से को वो गंभीरता से लेते ही नहीं थे। लेकिन इस 10 सालों में, खासतौर से 9 साल का आप जिक्र कर ले, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने बड़ा फोकस किया। और इसलिए केवल असम में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी का एक आपको पहचान वहाँ दिखाई दे रही है, नहीं तो कोई नहीं जानता था। अभी अरुणाचल की आप बात कर रहे थे, तवांग में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से अभी किया है, जिसको लेकर चाइना ने भी एक बड़ा विरोध जताया, तो उसका मतलब है कि वहाँ लगातार ताकत बढ़ती जा रही है। मणिपुर वायलेंस का जरूर असर हो सकता होगा, लेकिन वहाँ मेतेई जो ग्रुप है, जैसे एन बीरेन सिंह का साहब का जो जिक्र हमारे मित्र कर रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता, तो एन बीरेन सिंह मेतेई ग्रुप जो है वो बड़ा ताकतवर है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, इसीलिए वहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया। और जैसे प्रदीप जी ने कहा, यदि कोई बदलाव होगा भी या कोई असर होगा तो विधानसभा चुनावों में दिखाई दे सकता है। नॉर्थ ईस्ट की शक्ल जो है, मैं काफ़ी वहाँ पर गया हूँ पिछले 9 साल में, लेकिन वो पूरी शक्ल बदल गई है एक तरह से, और वो दिखाई देती है मोटे तौर पर। बिल्कुल, तो वो विकास जो है वो दिखाई देता है वहां पर लोगों को, और वो कर कौन रहा है ये भी वहां के लोगों को साफ तौर पर नजर आता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के मंत्री वहां पर पहुंच बनाते हैं। लेकिन इस सब के बीच वो जो पॉलिटिकल अलायंस है ना, और वो जो जातिगत समीकरण है, जो छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर बीजेपी ने एनडीए के लिहाज से अपनी एक मौजूदगी मजबूती के साथ वहां पर दर्ज कराई है, ऐसे में उसका कितना फायदा, ये जो पूर्वोत्तर की असम को छोड़कर 7 राज्यों की 11 लोकसभा सीटें हैं, इन 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में कितनी और सहयोगियों के खाते में कितनी आ रही है, मुझे लगता है इसका एक ब्रेकअप जानना भी जरूरी हो जाता है। एक बार फिर से डेटा सेंटर चलते हैं शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, तो एनडीए यहां पर बढ़त बनाती हुई यहां दिखाई दे रही है, लेकिन अब एनडीए में किसके पास क्या जा रहा है, कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही हैं? एनडीए गठबंधन में जो अलग अलग पार्टियां हैं उनका भी लेखा जोखा हमारे पास मौजूद है। असम को छोड़कर जो ये 11 सीटें हैं 7 राज्यों की, पूर्वोत्तर की ये तमाम राज्य और उनकी सीटें, इनमें से अब जल्दी से अपने दर्शकों को वो भी बता देते हैं कि आखिर एनडीए गठबंधन में भी किसको क्या मिलता दिखाई दे रहा है इस सर्वे में। तो देखिए यहां पर जो 2 सीटें हैं वो एनपीपी, ये मेघालय की बात मैं कर रही हूं, और इसके साथ ही एनडीपीपी को 1 नागालैंड की है, और सिक्किम की सीट की अगर हम बात करें, सिक्किम में 1 सीट जो कि एसकेएम को जाती दिखाई दे रही है, और बीजेपी को यहां सीधे सीधे 5 सीटें दिख रही हैं। तो ये पूरा जो लेखा जोखा इन तमाम सीटों का, कुल 9 सीटें और उनमें से किसके पास कितना जा रहा है। मेघालय में 2 सीटें जो एनपीपी को, एनडीपीपी को 1 सीट, नागालैंड में, सिक्किम की 1 सीट एसकेएमएम, और इसके साथ ही यहां पर बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। त्रिपुरा की भी इसमें सीट है, और जिस तरह से मणिपुर की भी सीट इसमें शामिल है। तो ये पूर्वोत्तर में एनडीए की स्थिति है, यानी कि एनडीए में किसको क्या मिल रहा है। जो अलग अलग दल जिन्होंने गठबंधन बनाया, जो एनडीए में शामिल हैं, उसमें से किसको कितना मिल रहा है, ये पूरी तस्वीर इस आंकड़े के जरिए साफ होती हुई। रोमाना, बिल्कुल, तो देखिए कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी दोनों की दोनों सीटें रिटेन कर रही है। त्रिपुरा में बीजेपी अपनी दोनों की दोनों सीटें रिटेन करेगी 2019 के कंपैरिजन में, मैं बता रही हूं आपको। नागालैंड, सिक्किम, जिस तरीके से बीजेपी के सहयोगी थे, नागालैंड में एनडीपीपी वो अपनी सीट रिटेन कर रही है, सिक्किम में जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है वो अपनी सीट रिटेन कर रहा है। और ऐसे में यहां पर जो खेला होता हुआ नजर आ रहा है वो खेला ये है कि मेघालय में पिछली 1 सीट जो कांग्रेस के खाते में गई थी, वो इस बार सीट एनपीपी कांग्रेस से छीन रही है, क्योंकि मेघालय की दोनों सीटें एनपीपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो फिर आप सोचेंगे कि कांग्रेस की 1 सीट कहां से आ रही है? मणिपुर की सीट जो पिछली बार 2 सीटें एक बीजेपी और एक सहयोगी ने जीती थी, वहां नुकसान होगा एनडीए को, और वहां की 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। देवान साहब, मुझे लगता है ये हम एक कोई गलती कर रहे हैं। मणिपुर में 2 सीट्स हैं, इनर मणिपुर एंड आउटर मणिपुर। ठीक है। आउटर मणिपुर है वो सिर्फ ट्राइबल के लिए है, जो इनर कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सिर्फ मैतेई लोगों के लिए है, वहीं के मैतेई लोग ही लड़ते हैं, उसमें वही जीते हैं, वो बीजेपी सीट वही जीतेगी। और जो आउटर है, देखिए वहाँ पे अभी जो डिफरेंसेस हुए हैं कुकीज़ और मैतीस के बीच में, वहाँ पे करीब 9 लाख वोटर हैं आउटर कॉन्स्टिट्यूंसी में,
उसमें 4,21,000 तो नागा हैं और 3,63,000 कुकीज़ हैं और 2 लाख मैते हैं। आउटर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मैते रहते हैं। तो अगर नागा कैंडिडेट खड़ा होता है तो मैते उसको सपोर्ट करेंगे। अगर कुकी खड़ा होता है तो कुकी को मैते 2 लाख वोटर्स नहीं सपोर्ट करेंगे। नहीं दीपक सर, एक तो देखिए आंकड़ा वैसे ही जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ाने वाला नहीं है, और ऊपर से आपका जो विश्लेषण है वो जो एक सीट इस ओपिनियन पोल के हिसाब से मणिपुर आउटर में आपने उस पर भी फुल स्टॉप लगा दिया। अजय जी का रुख करना पड़ेगा ना। अजय जी आइए। पहली बात रोमाना जी, मैं असहमति इस आपके सर्वे से नहीं हूँ, हाँ जी, सिरे से नकार रहा हूँ ठीक है इस पूरे आपके सर्वे को, और कारण है, इसके तथ्य हैं। मणिपुर की जो चर्चा आपने की है, जिस तरह से लगातार चुप्पी और जिस तरह मानवता को भी कहीं ना कहीं कलंकित करने का प्रयास हुआ, लगातार जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, शस्त्रागार लूटे गए, मुझे लगता है मणिपुर की जनता और पूर्वोत्तर की जनता इस बात को अच्छे से समझ रही है। हमारे साथी दीपक जी ने जो चर्चा की है, पिछली बार इनर मणिपुर में मात्र 17,000 के वोट से हमारा डिफरेंस था, और जो हालात वहाँ है इस बार उस सीट को भी जीतेंगे और आउटर भी जीतेंगे। जहाँ तक बात आपने शिलोंग की सीट की है, विंसेंट पाला साहब जो हमारे नेता हैं, 53% वोट से पिछली बार जब हवा चल रही थी मोदी जी की, तब 53% वोट आए थे। भाजपा का वोट और दोनों का आकलन आप कर लें। मैं कह रहा हूं कि ये उदाहरण के तौर पे मैंने 2 जगह कह दी है। अरुणाचल की बात आप करेंगे, तापिर गांव सब जानते हैं क्या हाल है और वहां उन्होंने क्या क्या कहा है। भाजपा से लोग वहां पे चीन को लेकर के कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, उसके कारण गांव जिस तरह बसाया, और भाजपा के सांसद को सरेआम संसद में आकर के चर्चा करनी पड़ी। तो ये सारी कहीं ना कहीं मुद्दे जो हैं वहां सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोगों की आम जान माल की सुरक्षा। मैंने पूरा मौका आपको दे दिया कि आपकी बात भी दर्शकों तक पहुंचे। तो कुल मिलाकर ये पूर्वोत्तर की तो पूरी पिक्चर आपने देख ली, जहां 25 लोकसभा सीटें, और इन 25 लोकसभा सीटों में से इस वक्त की बड़ी तस्वीर यही उभर रही है कि पूर्वोत्तर में 25 लोकसभा सीटों में से 21 एनडीए के खाते में जाएंगी, 3 कांग्रेस के खाते में या इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, और 1 पर अन्य जीत दर्ज कर सकता है।